गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नान के ऊपर लिन ने पीछे से स्नेक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से नान काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी। इस चीज़ को देख करके वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और चुपचाप खड़े होकर के नान को देख रहे होते हैं। अब यहीं से हमारे ये दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर फैंग खड़ा होकर के अपने स्पिरिट एल्डर से कह रहा होता है, यहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा है कि हमें सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे यहाँ पे उजाला हो सकता है? तभी वो एल्डर कहता है कि कल रात में ही तुमने एक चीज़ खरीदी थी जिसका नाम है नाइट पर्ल, उसका यूज़ करो और यहाँ पे रोशनी लाओ, क्योंकि उस केव में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और उन लोगों को सही तरीके से कुछ दिख नहीं रहा होता। और तभी फैंग उस पल को निकाल करके आसमान में छोड़ देता है, जिसकी वजह से चारों ओर उजाला हो जाता है। और तब सब खड़े होकर के देख रहे होते हैं कि लिन ने सीधा नान के ऊपर स्नेक अटैक कर दिया। और तभी वो एल्डर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि ये इतना घटिया इंसान हो, इसने पीछे से अटैक किया, वो भी अपने साथी के ऊपर। तभी इस बात को सुनकर के फैंग भी कहता है कि ये वाकई में बहुत गलत हुआ, आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि लूसी और जिंग भी इस चीज़ से एकदम घबरा जाते हैं और वो लोग नान की ओर देखते हैं। और तभी जिंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नान के ऊपर स्नेक अटैक करने की। तभी लिन बोलता है, तुम गधों को क्या लगा था कि मैं तुम लोगों के साथ अपना ट्रेजर बांटूंगा? और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो थी वो नान थी, क्योंकि ये 5 डिवाइन सी रेलम पे थी। मैंने उसे यहाँ पर इंजर्ड कर दिया और वो मुझसे अब बैक फाइट नहीं कर सकती और ना ही तुम लोग मुझसे बैक फाइट कर सकते हो। यहाँ पे तुम सब के सब मारे जाओगे और ये सारा का सारा ट्रेजर अब मेरा होगा। तभी यहाँ पे नान कहती है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया और मेरा पवेलियन ताई सी तुमसे बदला लेकर के रहेगा अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया। तभी लिन कहता है कि हमारा ये छोटा सा पवेलियन मुझे कहाँ तक ढूंढेगा, क्योंकि तियानजियाओ कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और यहाँ पे ऐसा होगा कि रेत में सुई ढूंढ रहा हो कोई और तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। नान कहती है, भले ही मैं इंजर्ड हो चुकी हूँ मगर मैं अभी भी तुमसे बैक फाइट कर सकती हूँ। और वो रेडी हो जाती है उससे लड़ने के लिए। मगर तभी लिन कहता है, एक बार सोच लो, क्योंकि मैं ज़रा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और तभी नान की तरफ से जिंग बोलता है कि नान भले इंजर्ड हो चुकी है मगर हम उसके साथ हैं और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो और हम सब मिल करके तुम्हें मार देंगे। तभी लिन कहता है, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पावरफुल इस समय कोई भी नहीं है। एक लौती नान थी, अब वो भी नहीं है। नान को ये सुन करके एकदम गुस्सा आ जाता है और वो खड़ी होकर के इनसे बैक फाइट करने के लिए जा रही होती है। और तभी लिन एक थंडर अटैक करके उसे खूब दूर फेंक देता है। और इस चीज़ को देखकर लूसी अपने वाटर अटैक से 2 ड्रैगर बना करके लिन की ओर छोड़ देती है, मगर उसका तब भी कुछ नहीं होता है। और इस चीज़ को देख करके जिंग भी तुरंत आगे आता है और अपनी हैवी शॉट से लिन के ऊपर अटैक करता है। मगर वो दोनों ही मिल करके अटैक करते हैं, मगर लिन की शील्ड को वो लोग भेद नहीं पाते हैं और ना ही उस शील्ड को तोड़ पाते हैं। और तभी लिन खड़ा होकर के कहता है कि तुम बच्चों को क्या लगता है कि तुम लोग मेरी शील्ड को तोड़ सकते हो? वैसे कोशिश कर लो 1-2 बार और सही, मगर तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी लिन उन दोनों के ऊपर थंडर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। अभी फैंग वहाँ पे खड़ा होकर के सोच रहा होता है कि जिंग और लूसी भी इस लिन के सामने सर्वाइव नहीं कर पाए, आखिर मैं कैसे लड़ूंगा? और मैंने अभी ही हाल ही में अपना 3rd लेवल अचीव किया और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि इससे मैं कॉम्बैट फाइट में जीत पाऊंगा। तभी फैंग आगे बढ़ के लिन के पास जाकर के बोलता है, बड़े भाई आप मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं और मैं आपकी छत्र छाया में रह करके आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और आप तो मेरा नेचर जानते हैं, मैं भी एक तरीके का चोरी हूँ और आप भी मुझे अपने इस छोटे से ग्रुप में शामिल कर लें और मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तभी लिन कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें अपना कुत्ता बना करके रखूँगा और तुम मेरे लिए वफादार कुत्ते बन के रहोगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है? तभी फैंग कहता है, जैसा आप कहें बड़े भाई, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। तभी फैंग कहता है कि बड़े भाई मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सा आइडिया है, क्यों ना आप इन दोनों खूबसूरत सी लड़कियों को अपना गुलाम बना करके रखे और इन दोनों खूबसूरत लड़कियों के साथ आप मौज लो। दोनों को मारने से अच्छा है कि आप मेरे इस आइडिया पे गौर करें। इस बात को सुनकर लिन एकदम खुश हो जाता है और कहता है, इस छोटे से लड़के ने सही बात कही। और तभी हम देखते हैं कि लूसी और नान दोनों फैंग के ऊपर चिल्ला रही होती हैं और उसे बुरा भला कह रही होती हैं। तभी फैंग उन लोग की तरफ पलटता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खड़ी हो जाओ। ये सुन करके सभी के सब एकदम शॉक में आ जाते हैं। लिन सोचता है आखिर ये क्या था और वो सोचता है शायद फैंग ने उन दोनों को हिप्नोटाइज कर लिया। और तभी वो दोनों लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और फैंग उन लोग के पीछे खड़ा होकर के कहता है, इतनी खूबसूरत बलाएं क्या आपने आज तक देखी है? और तभी वो दोनों लड़कियां ढेर सारे फ्लाइंग किस और खूब सारे प्यारे
प्यारे पोजेस देती हैं, जिसकी वजह से लिन इन लोगों की खूबसूरती में खो जाता है और वहीं पे खड़ा होकर के कंटिन्यू टुकुर-टुकुर उन लोग को देख कर के कहता है कि वाक़ई में ये छोटा लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसने तो इन दोनों लड़कियों को हिप्नोटाइज़ करके मेरा गुलाम बना दिया। अब तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। मैं इन दोनों को अपने पवेलियन में ले जा कर के इन लोगों को अपना सर्वेंट बनाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा मज़े करूँगा। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की खूबसूरती में खो जाता है और इनके चार्म के नशे में डूब जाता है। और तभी फैंग अच्छा सा मौका पा कर के अपने फायर तिलिस्मान को एक्टिवेट करके उसकी शील्ड की ओर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज़ को देख कर के लिन कहता है कि आखिर मेरे ऊपर स्नेक अटैक किसने किया और किसकी इतनी हिम्मत हुई। तभी फैंग उसके सामने आके कहता है, बड़े भाई वो तो मैं हूँ, तुम्हारा छोटा सा कुत्ता। वे लिन कहता है कि तुम मेरे वाइट वाटर मार्क्स बॉडी प्रोटेक्शन को नहीं तोड़ सकते और ये तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मेरे वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग ने अपने तिलिस्मान को, जो कि फायर तिलिस्मान था, वो थोड़ा थोड़ा करके उन दोनों लड़कियों को आधा आधा बांट देता है और ये सारी की सारी फैंग की चाल होती है। फैंग ने उन दोनों लड़कियों को हिप्नोटाइज नहीं किया था, बल्कि उन दोनों लड़कियों को अपना तिलिस्मान दिखा करके अपनी ओर कर लिया था। इसी वजह से वो लड़कियां फैंग की बात सुन करके खड़ी होकर के लिन को अपने चाम में फंसा करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब ये सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आ जाता है। तभी लिन कहता है कि तुम लोग के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि तुम लोग मेरी इस शील्ड को तोड़ पाओ। तभी फैंग कहता है, अच्छा वो तो वक्त बताएगा। और तभी फैंग अपने पास से सारे के सारे तिलिस्मान को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से लिन इस चीज़ को देख करके एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसको अब तक लग रहा था कि उसके पास सिर्फ एक ही तिलिस्मान था। मगर जैसा कि वो देख पाता है कि उन तीनों के पास हाई ग्रेड के फायर तिलिस्मान होते हैं और तभी वो तीनों मिल करके अपने तिलिस्मान को एक्टिव करके लिन की ओर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और लिन वहीं पे मारा जाता है। तभी फैंग कहता है कि लो अब हो गया इंसाफ। और तभी फैंग पलट करके बोलता है कि अब हमें सारे ट्रेजर को आपस में आधा आधा करके बांट लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मुसीबत थी वो टल चुकी है। अभी एल्डर बोलते हैं कि गधे, मुझे नहीं लगा था कि मेरे इस गधे से डिसाइबल के पास इतना अच्छा आइडिया होगा। तभी फैंग शर्माने लगता है और तभी लूसी और नान फैंग के पास आकर के कहती हैं कि हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। तभी जिन भी फैंग के पास आकर के उससे माफी मांगता है और तभी फैंग कहता है कि अब हमें अपने सारे ट्रेजर को आपस में आधा आधा करके बांट लेना चाहिए। मगर तभी जिंग उसकी ओर गुस्सा के आगे बढ़ता है। तभी फैंग सोचता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है और वो भी पीछे से खड़ा होकर के डिफेंसिव मोड में आ जाता है। और जिंग कहता है कि जैसा कि तुमने हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, तो ये सारा का सारा ट्रेजर अब तुम्हारा हुआ। इस बात से वहाँ खड़े हुए सारे के सारे लोग एग्री हो जाते हैं। मगर फैंग कहता है कि बहुत ही मुश्किल से मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, तो मैं ये सारा का सारा ट्रेजर अकेले नहीं रखूंगा। ये सारा का सारा ट्रेजर अब हम सब में बटेगा। तभी फैंग कहता है, यहाँ पर आइस सिल्क बीट्स और आइस फ्रूट के अलावा भी यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। इस बात को सुन करके सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फैंग की ओर देखने लगते हैं। तभी फैंग कहता है, लगता है तुम लोग ने उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं। तुम लोग को क्या लगता है कि लिन इस छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग के ऊपर अटैक करेगा और हमें जान से मारने की कोशिश करेगा? तभी वो सारे के सारे लोग खड़े होकर के कहते हैं, तुमने सही बोला, यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा जो कि ज़्यादा कीमती होगा। तभी लिन कहता है, हाँ तुमने सही सोचा, यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कीमती है। फैंग अपने हाथ में एनर्जी बॉल को जनरेट करके तुरंत एक पहाड़ की ओर कर देता है और वो अटैक जैसे ही उस पहाड़ की चोटी पे जाके लगता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों ओर एकदम रोशनी फैल जाती है और वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे लोग उस चीज़ को देख नहीं पा रहे होते हैं और उनकी आंखों पूरी चौंधिया जाती हैं। तभी जिंग कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तभी फैंग कहता है, घबराओ मत, कुछ देर बस वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिनयून पवेलियन का सीन, जहाँ पर वो सारे के सारे मिल करके उस बड़े से पत्थर को लेके आए होते हैं जो कि काफ़ी कीमती जेड होता है। उस जेड को देख करके उस पवेलियन मास्टर के होश उड़ जाते हैं और वो बार बार उस जेड को छूता रहता है। और तभी फैंग कहता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा कीमती है जिसे आप बार बार देख रहे हैं, परेशान मत होइए, आपका ही और हम ये आपके ही पवेलियन में बेचेंगे। तभी वो पवेलियन मास्टर बोलता है कि अगर आप चाहें तो हम इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। तभी फैंग कहता है, ऑप्शन लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तभी वो बंदा अपने आप को थप्पड़ मार के बोलता है, इन गधों को तो पता भी नहीं है कि ऑप्शन से इन्हें और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तभी पवेलियन मास्टर खुद को मार करके पलट के बोलता है कि अगर आपने इसे ऑप्शन हॉल में बेचा तो इसके बदले आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि लिए इसे खरीदने के लिए काफ़ी
अमीर अमीर लोग आएंगे और आप माला माल हो जाएंगे, बस हमारी फ़ीस जो होगी वो 10% होगी। इस चीज़ को सुन कर के फैंग एकदम खुश हो जाता है और तभी वो पवेलियन मास्टर क्लैप करके अपने सर्वेंट को बाहर बुलाता है और वो सर्वेंट ढेर सारा गोल्ड स्पिरिचुअल स्टोन और साथ में वीआईपी टोकन कार्ड लेकर के आता है। और ये पवेलियन मास्टर बोलता है कि ये वीआईपी कार्ड से आप हमारे ऑप्शन हॉल में आ सकते हैं। और तभी उतने सारे कोल्ड स्टोन को देख करके फैंग की पूरी टीम एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी यहाँ पे तो लॉटरी लग चुकी थी। और फैंग उन सारी चीज़ों को लेकर के आपस में इक्वल डिवाइड करके वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वो सारे के सारे लोग अब बाहर आ जाते हैं। अभी हम देख पाते हैं कि ये सारे के सारे लोग अब डिवाइड होकर के अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और इस चीज़ को देख करके फैंग तुरंत जिंग के गले लग जाता है और फैंग उसे कस के दबा देता है और उससे कहता है कि छोटे भाई, जब भी तुम क्यूजी सिटी आना तो मुझे ज़रूर याद करना, क्योंकि आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। ये सुन कर के फैंग एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि अब तक उसका कोई दोस्त और कोई फैमिली मेम्बर नहीं था। इस चीज़ को देख करके फैंग तुरंत एक और बार जा कर के जिंग के गले लग जाता है। फिर जिंग उसे कस के एक और बार दबा देता है, जिसकी वजह से फैंग की पूरी सांसें रुक रही होती हैं और वो छटपटा रहा होता है और कहता है भाई बस कर दे, कितना प्यार करेगा, छोड़ दे। तभी फैंग जा करके तुरंत लूसी को भी हक कर लेता है, जिसकी वजह से लूसी वहाँ पे तुरंत फ्रीज हो जाती है और ब्लश करने लगती है। और तभी फैंग कहता है कि तो इस सफ़र में तुम ध्यान से जाना और मुझे मत भूलना कि तुम्हारा एक और दोस्त है। और ये कह कर के वो जैसे ही लूसी से थोड़ा सा दूर हटता है, लूसी वहाँ से तुरंत शर्मा करके भाग करके अपने भाई के पास चली जाती है और वो दोनों इस सिटी से चले जाते हैं। और तभी नान फैंग के पास आकर के बोलती है कि क्या हम कहीं बैठ करके कुछ खा सकते हैं। तभी फैंग कहता है कि तुम मुझसे मजाक क्यों कर रही हो, भला तुम मेरे साथ क्यों खाओगी। तभी नान कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ गधे, हम चल के क्या साथ में बैठ टोफू खा सकते हैं। मगर इस बात को सुन करके फैंग एकदम शर्मा जाता है और सख्त लौंडा बनते हुए कहता है नहीं फिर कभी, अब हम मिलेंगे 3 दिन बाद ऑप्शन हॉल में सीधा, तो तुम क्या कहती हो। इस बात को सुन करके नान भी कहती है ठीक है, और वो दोनों अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। और तभी नान कहती है कि इस गधे ने तो मुझे गले भी नहीं लगाया। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि नान कहीं ना कहीं फैंग को पसंद करने लगी थी और उसको देख करके मुस्कुराती भी है और गुस्साती भी है, क्योंकि लिए फैंग ने उसे गले नहीं लगाया था और बिना गले लगाए उसे बाय बोल करके वहाँ से चला जाता। और यहाँ पे फैंग की हवा टाइट हो रही होती है, क्योंकि लिए वो कहीं ना कहीं नान को भी पसंद कर रहा होता है। ये दोनों ही एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि लिए इन दोनों को अब 3 दिन बाद ऑप्शन हॉल में मिलना होता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फैंग अपनी पुरानी सी कुटिया में आकर के लिन की पोट्री को खोल रहा होता है और उसमें से ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन और कुछ जेड और कुछ बोतल निकलती हैं। और तभी वो अपने मास्टर से कहता है कि बुड्ढे अब बाहर आजा, कितना सोएगा। और तभी फैंग गलती से एक जेड को उठा लेता है, जिसमें से ब्लैक ऑरा निकलता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और पता करते हैं कि फैंग उस जेड के ब्लास्ट से जिसमें ब्लैक ऑरा निकल रहा था, उस ब्लैक ऑरा के ब्लास्ट से बच पाया या नहीं। और हाँ, चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।